हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने रिलेशंस एंड फंक्शन का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो कल हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में जाना था, उसकी डिफिनीशन देखी थी और भी कुछ पॉइंट देखे थे। आज हम लोग जानेंगे रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन शोज द कनेक्शन बिटवीन द टू आर मोर थिंग्स। रिलेशन क्या होता है? दो थिंग्स या दो व्यक्ति के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। हम अगर बोलें खुद से खुद का रिलेशन, तो हम खुद का खुद से रिलेशन स्टेबलाइज नहीं कर सकते। हम बोलें आपका आपकी बहन से क्या रिलेशन है, तो आप उसके भाई हैं, यानी ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन। आपका आपकी मम्मी से रिलेशन क्या है, तो आप अपनी मम्मी के या तो सन होंगे या तो डॉटर होंगे। तो मम्मी का बेटे से या बेटी से रिलेशन, बोतल का कैप से रिलेशन। यानी कि रिलेशन में कम से कम दो चीज़ों का होना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट ए एंड बी। ओके, वेयर सेट ए एंड सेट बी आर टू नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, दो नॉन इम्पटी सेट का ही हम रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। अभी हमने बताया कि एक सेट में आप हो गए और दूसरा सेट में कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे खुद से खुद का रिलेशन हम स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इसलिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक हमने सेट ले रखा है ए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमको डिफाइन करना है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर ए टू ए वाई। जबकि रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, जहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस वन है। तो देख लेते हैं, एक प्लेस पे हम लोगों ने x ले लिया है, दूसरे प्लेस पे y ले लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू रखते हैं हम लोग। x की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 और 6 रखे हम। जब x की वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। जब x की वैल्यू 2 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखे तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 रखे तो y की वैल्यू 6 आई है। तो अब देखिए कि जो सेट दे रखा है वो कितने तक है? वो नंबर सिर्फ 6 तक ही है। तो जो रिलेशन निकालेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर तक ही निकालेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या निकल गया यहाँ पे? रिलेशन, या इसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो रिलेशन क्या निकल गया हमारा? 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। यानी x इक्वल टू 1 रखे हैं तो y की वैल्यू 2 आई है। x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6 होगी। और हमें रिलेशन जो है सिर्फ 6 नंबर तक ही निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन यानी कि जितने भी हमने इनपुट दे रखे हैं वो क्या कहलाता है? इसका डोमेन कहलाता है। और जो इनपुट से हमें आउटपुट मिलता है वो उसका रेंज कहलाएगा। कोडोमेन, जितने भी आउटपुट हमें मिले हैं, ये जितने भी आउटपुट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, यानी कि डोमेन हमारा हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि वैल्यू तो हमने x की 5 ही तक रखी थी। और रेंज हो गया 2 3 4 5 6, यानी कि जितने भी हमने x की वैल्यू रखी थी उस हिसाब से हमें जो y की वैल्यू मिली थी वो हमारा रेंज हो गया। और कोडोमेन हमने बताया ही था कि जो पूरा का पूरा सेट है उसी को हम बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन पहले बात करते हैं हम लोग डोमेन की। तो डोमेन हमने बताया कि जो द इनपुट एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन रिलेशन, वह इनपुट एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा था? 1 पार्टिसिपेट किया था, 2 3 4 और 5। तो रेंज क्या, जो डोमेन है वह क्या हो गया था? 1 2 3 4 एंड 5 हो गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है? द आउटपुट एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन रिलेशन। आउटपुट एलिमेंट हमें क्या मिला था? x इक्वल टू जब 1 रखे थे तो y इक्वल टू 2 मिला था, 2 पर 3 मिला था, 3 पर 4 मिला था, 4 पर 5 मिला था और 5 पर 6 मिला था। तो इसको हम क्या बोल रहे थे? जो आउटपुट एलिमेंट थे और जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका रेंज बोलते हैं। कोडोमेन, डोमेन के बारे में हमने बताया था कि ऑल एलिमेंट ऑफ आउटपुट सेट, यानी आउटपुट सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या था हमारा? आउटपुट एलिमेंट कितना था हमारा? 1
2 3 4 5 एंड 6। ये सारे के सारे क्या थे? आउटपुट एलिमेंट थे और इनको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। ओके, एक हमने और क्वेश्चन ले रखा है कि राइट द रिलेशन R इक्वल टू x डॉट एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वह प्राइम नंबर है और 10 से लेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैल्यू रख के। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, 2 इज द प्राइम नंबर, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 3 रखें, 3 इज द प्राइम नंबर, तो y की वैल्यू यानी कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 27, यानी कि ये मिल गया हमें। फिर हमारा तीसरा रिलेशन देखते हैं। अगर x की वैल्यू 5 रखें, 5 इज ए प्राइम नंबर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 125। x की वैल्यू 7 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 343। और 7 से ज़्यादा कोई प्राइम नंबर? 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, और 10 से हमें लेस ही लेना है प्राइम नंबर, तो हम क्या लेंगे? 2 3 5 7। ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डोमेन, यानी 2 3 5 और 7, ये हो जाएगा इसका डोमेन। और इसका रेंज क्या निकल जाएगा? 8 27 125 343, यह हो जाएगा इसका रेंज। और हमारा रिलेशन क्या निकल जाएगा? 2 8 3 27 5 125 7 343, तो यह निकल जाएगा रिलेशन। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि इन A क्रॉस B इफ NA इक्वल टू P एंड NB इक्वल टू Q देन NA क्रॉस B इक्वल टू PQ, जो ये वाला तो हम लोगों ने देख रखा है पिछली क्लास में। एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 पावर PQ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 2 पावर PQ बनेंगे। अगर कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? P है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कोई एक सेट है A, इसमें मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 और 2, ये 2 एलिमेंट है। कोई सेट B है, इसमें भी मान लेते हैं कितने एलिमेंट है? इसमें मान लेते हैं B में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो 2 इंटू 6 हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि कितने हो जाए? सॉरी 2 इंटू 3 यानी कि 6 नंबर ऑफ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। बट हमें क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पावर 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 पावर 6 बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल कि जो N क्रॉस B में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A P हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B Q हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? P इंटू Q हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे हमें? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिलेंगे 2 पावर PQ। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के बारे में देखते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग फंक्शन की। तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन पहले इसकी। अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, यानी कि एक इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट हो, यानी कि वन इनपुट के लिए केवल वन आउटपुट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फंक्शन। यानी कि अगर हमारा कोई रिलेशन दे रखा है यहाँ पे R 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 के लिए कितना वैल्यू आ रहा है? 2, 3 के लिए 4 और 5 के लिए 6 आ रहा है, यानी कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है। जो इनपुट होता है उसे हम प्री इमेज बोलते हैं और जो आउटपुट होता है उसे इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट B। ठीक है, यानी कि एक इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, तभी हम उसे फंक्शन बोलेंगे, वरना वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन डज नॉट ए फंक्शन, यानी कि जो सारे के सारे फंक्शन होते हैं वो एक रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक फंक्शन यहाँ पे दे रखा है आर एक्स डॉट वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से 5 के बीच में वेरी करेगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वाई की वैल्यू ले लेते हैं। ओके, तो देखिए एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी?
2 आएगी। ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 रखते हैं y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 5, यानी कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट मिला है। तो यह एक तो फंक्शन है, बट अब देखिए रिलेशन में क्या है, एक एग्जांपल से इसे भी समझते हैं कि x सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, यानी कि अगर इसे x माने और इसे y माने, ठीक है, यानी कि इसे x y नहीं, यहाँ पे हमने p q ले लिया है, तो चलिए इसे p मान लेते हैं, इसे q मान लेते हैं। इसे माने अगर p और इसे माने q, तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, हम ले लेते हैं a b c, ये हमारे 3 लेटर हो गए हैं। और हमने नेम ले लिए हैं, क्या नेम है हमारे, अन्नू, अंश, बीसू और चंदू। ठीक है, रिलेशन क्या है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, यानी कि ए वाला देखते हैं सबसे पहले। तो ए का किससे रिलेशन बन रहा है, ए का पहला रिलेशन तो बन रहा है अन्नू से बन रहा है, दूसरा रिलेशन बन रहा है अंश से। ठीक है, यानी कि एक इनपुट के लिए यहाँ पे देखिए कितने आउटपुट हो गए, एक इनपुट से 2 आउटपुट मिल रहे हैं हमें, यानी कि लेटर ए से 2 नाम है तो एक इनपुट से हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बी से बीसू, यानी बी तो बीसू, सी यानी चंदू, यानी कि यह एक रिलेशन तो दिखा रहा है बट यह एक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, एक इनपुट से हमें कितने आउटपुट मिल गए हैं, 2 आउटपुट मिल गए हैं, इसलिए यह एक रिलेशन नहीं है, सॉरी एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, यह रिलेशन तो है लेकिन एक फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा रिलेशन है, सॉरी कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4। y की वैल्यू क्या क्या है, y की वैल्यू है 1, फिर 1, फिर 2, यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि एक इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो यह एक फंक्शन होगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं, क्या दूसरा वाला एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, एक हम यहाँ पे ले लिए, सॉरी क्या क्या है दूसरा, x की वैल्यू यहाँ पे है 2, फिर क्या है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। यहाँ पे y की वैल्यू देखते हैं क्या क्या है, 2 है, 4 है, 3 है एंड 4 है, यानी कि 3 एंड 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है। अब बताइए क्या एक फंक्शन है, यहाँ पे पहले ही हमें दिख गया कि जब एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट मिल गए हमें, 2 आउटपुट मिल गए, तो यह एक फंक्शन नहीं होगा। तो दूसरा वाला एक फंक्शन नहीं है। तीसरा वाला आप लोग खुद ही चेक करके बताइएगा कि यह एक फंक्शन है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग रियल फंक्शन वर्सेज रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शन देखे पीछे, वो सारे के सारे क्या थे, रियल फंक्शन थे। कैसे, इन रियल फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट आर रियल, जो इनपुट और आउटपुट है वो रियल होंगे। बट इन द रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, आउटपुट मस्ट बी रियल फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी इनपुट की कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट उसका हमेशा क्या मिलेगा, रियल ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं, ऐसे जैसे कांस्टेंट फंक्शन, अगर हम लिखें f(x) = c, ठीक है, यानी x की वैल्यू कुछ भी हो हमें f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट ही मिलेगी, या चाहे वो रियल हो या रियल ना हो, वह वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या होते हैं और ग्राफ को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ को खींचते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि f(x) = x हो, f(x) यानी कि y = x हो। तो एक तरफ हम x की वैल्यू लिखते हैं, दूसरी तरफ y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो काम यही करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, जब x = 1 होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी, यानी f(x) की वैल्यू भी 1 ही होगी। x = जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे f(x) = x है, यानी कि y की वैल्यू भी 2 ही आएगी। x = 3 तो y = भी 3,
एक्स इक्वल टू -1 तो वाई इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -3 तो वाई इक्वल टू -3। अब ये देखिए, ये है हमारा, ये ग्राफ रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग, ये लिए हैं एक्स जिसका, यह है हमारा वाई एक्सिस यानी कि यह है एफ एक्स, और यह है एक्स एक्सिस यानी कि यह है ए एक्स। एक्स की वैल्यू जब 1 थी तो वाई की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी, यानी कि यहाँ पे कट करेगा। एक्स की वैल्यू जब 2 थी तो वाई की वैल्यू भी क्या थी, 2 थी, यानी कि यहाँ पे कट करेगा। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे कट करेगा। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1, यहाँ पे कट किया। एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू भी -2, यानी यहाँ पे कट करेगा। और इन सबको जो पॉइंट्स मिले हैं इनको मिलाता हुए एक लाइन खींचें तो ये हमारा एक लाइन मिलेगा, यानी कि यह क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा हमारा। अब दूसरे ग्राफ के बारे में देखते हैं हम लोग। दूसरा ग्राफ कैसे खींचते हैं। दूसरा ग्राफ है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का हम कैसे ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू सी है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू वहाँ पे चेंज होने वाली नहीं है, यानी y की वैल्यू सी ही रहेगी, चाहे x की वैल्यू 1 हो, -1 हो, और 2 हो, -2 हो, 3 हो, -3 हो। x की वैल्यू कुछ भी ले लें हम, y की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, वह एक कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कांस्टेंट फंक्शन को दिखाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, यानी कि यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x रियल नंबर है। ओके, तो x की वैल्यू देखते हैं हम लोग। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 0 आई है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 ही आएगा। 3 पे 9, -3 पे भी 9, 5 पे 25, यानी x की वैल्यू भले निगेटिव हो जाए लेकिन y की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अब देखते हैं हम लोग कि x की वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट y की वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, यहाँ 0 0 ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन से ही शुरू करते हैं। 2 पे 4 आ गया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ है तो y की वैल्यू यहाँ पे है। अगर और क्या है, 3 पे 9 आ गया, यानी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू यहाँ पे है 9 है। ठीक है, यानी x की वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है और y की वैल्यू तेज़ी से चेंज हो रही है, तो यानी ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यह क्या बनाएगा, एक पैराबोला बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट कराएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं तीसरे ग्राफ को कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ आप लोग याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जब एक्स की वैल्यू निगेटिव है तो वाई की वैल्यू निगेटिव आएगी, इसलिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि x की वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है और y की वैल्यू तेज़ी से चेंज हो रही है, यानी x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू तो 1 है, लेकिन x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 8 आ गई है यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है तो y की वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो अगर हम ग्राफ पेपर पे अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यह क्या कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तब के लिए हम लोग ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, 1 है, यानी कि यहाँ पे तो मिल गया x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहीं कट करेगा ये। फिर अगर देखते हैं हम लोग x इक्वल टू 2 पे, अगर x इक्वल टू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। x इक्वल टू 3 रखें तो y की वैल्यू घट रही है। x इक्वल टू 4 रखें तो y की वैल्यू घट रही है। तो अगर यहाँ से देखें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा, फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें एक ग्राफ पेपर पे तो हमारा सब मिला के इस तरीके से एक ग्राफ आएगा, जो कि क्या दर्शाता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x को। ओके, और इसमें देखिए इसमें रेंज क्या होगा, रेंज जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है ना, ये सारी की सारी रेंज है। ठीक है, अगर इसका हम रेंज निकालें तो रेंज क्या हो जाएगा,
और इसका अगर हम लोग डोमेन निकालें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर होंगे डोमेन, बट वह जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो r माइनस जीरो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका हो जाएगा, हमने देखिए जितने भी वैल्यू रखे वह सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी, 1 से या तो 1 के इक्वल आएंगी या तो 1 से लेस आएंगी, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी -1 और +1 के बीच में आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इनइक्वलिटी क्लोज इंटरवल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। यानी रेंज क्या हो गया हमारा, x इज लेस इक्वल टू 1 और ग्रेटर इक्वल टू -1, ये हो जाएगा इसका रेंज। और डोमेन क्या हो गया है, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर -0, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज और डोमेन भी लिख सकते हैं, सारे के सारे ग्राफ का आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन को। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात तो मॉड क्या होता है, मॉड में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। जब भी हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वैल्यू को तो वह निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव कभी होती ही नहीं है। यानी कि जब भी हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या x की वैल्यू निगेटिव रखें तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ y के पॉजिटिव एरिया में बनता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, -1 तब भी हमारा आएगा +1, -2 तो +2, -3 तो +3, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमारा मॉड x का ग्राफ आएगा, ओके। वैल्यू अगर रखें तो इस तरीके से हमारा मॉड ऑफ x का वैल्यू आएगा। देख लेते हैं यह क्या होता है, f(x) यानी x क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 पे x आएगा, और जब x लेस इक्वल टू 0 होते हैं x की वैल्यू -x रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, हमें पॉजिटिव ही मिलती है। अब इसका आप लोग बताइएगा कि डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, आप लोगों को खुद ही बताना है, ठीक है। चलिए डोमेन हम बता देते हैं, डोमेन इसका होगा ऑल रियल वैल्यू कुछ भी रख दें x की हम लोग, वह इसका डोमेन कहलाएगा, यानी डोमेन हो गया रियल वैल्यू। अब आप लोग बताइएगा कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं सिंगनम फंक्शन। सिंगनम फंक्शन क्या होता है, देखिए सिंगनम फंक्शन जो होता है वह x इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर हम 0 से कुछ भी ले लें, यानी x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, लेकिन y की वैल्यू वहाँ पे चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहेगी। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 रखते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वह सिर्फ और सिर्फ -1 ही रहेगी। और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 रहती है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगनम फंक्शन बोलते हैं, ओके। और सिंगनम फंक्शन को डिनोट किस तरीके से करते हैं, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। सिंगनम फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब इसका रेंज आप लोग बताइएगा, रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन तो दिख रहा है कि सारा का सारा रियल नंबर है, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज भी दिख रहा है हमें कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रही है, -1 टू +1 के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। यानी कि -1 टू +1 के बीच में, और यहाँ पे हम लगाएंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि लेस इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू नहीं है। और ये फंक्शन क्या होता है, सिंगनम फंक्शन मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0/0 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम यहाँ पे x की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।